सो फाइनली स्वीडन ने नेटो ज्वाइन कर लिया है। स्वीडन की नेटो मेंबरशिप को लेकर हंगरी और टर्की से ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, बट फाइनली टर्की और हंगरी की क्लीन चिट के बाद ये हर्डल्स भी हट गए हैं और स्वीडन ऑफिशियली नेटो का मेंबर बन गया है। इसी के साथ स्वीडन के न्यूट्रल स्टैंस का अंत हो गया है। लगभग 200 सालों से स्वीडन का स्टैंस रहा है कि किसी भी वॉर में साइड नहीं लेना है और किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करना है, ताकि शांति बनी रहे और देश ग्रोथ पर फोकस कर सके। ऐसा हुआ भी। न्यूट्रल स्टैंस के कारण स्वीडन लड़ाइयों से दूर रहा, देश में शांति रही, जिससे देश इकोनॉमिकली और सोशली काफी डेवलप हुआ। इवन कोल्ड वॉर के टाइम स्वीडन ने न तो यूएस लेड नेटो ज्वाइन किया था और न ही सोवियत लेड वार्सो पैक्ट। कोल्ड वॉर के बाद तो स्वीडन ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग कट कर ली थी और अपना पूरा मिलिट्री फोकस रखा था दुनिया भर में होने वाले पीस कीपिंग ऑपरेशंस पर। तो लंबे समय तक स्वीडन ने अपनी प्रोग्रेस को एंजॉय किया और नेटो ज्वाइन नहीं किया। स्वीडन रशिया को अननेसेसरली प्रोवोक नहीं करना चाहता था। हालांकि फिर 2014 में रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स कर लिया। यहां से स्वीडन में फियर्स बढ़ने लगे, देश मिलिट्री पर ज्यादा इन्वेस्ट करने लगा और नेटो की तरफ इंक्लाइंड होने लगा। फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया। इससे स्वीडन अपनी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न्ड हो गया और उसने अपनी न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को छोड़ने का डिसीजन लिया ताकि वो नेटो ज्वाइन कर सके और नेटो के आर्टिकल 5 के अंडर कलेक्टिव सिक्योरिटी का फायदा उठा सके। आर्टिकल 5 के अनुसार यदि नेटो के किसी एक मेंबर पर अटैक होता है तो इसे बाकी सभी मेंबर्स के ऊपर अटैक माना जाएगा और सारे मेंबर्स मिलकर अटैक मेंबर को डिफेंड करेंगे। तो ये एक तरह से डिटरेंस का काम करता है और नेटो मेंबर्स को अटैक से बचाता है। इसी कलेक्टिव सिक्योरिटी के कारण स्वीडन अब ऑफिशियली यूएस लेड वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बन चुका है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर फिनलैंड नेटो का 31st मेंबर बन गया था और अब स्वीडन नेटो का 32nd मेंबर बन चुका है। 1949 में 12 फाउंडिंग मेंबर्स से शुरू हुआ नेटो एक्सपैंड होते होते अब 32 देशों का एक मिलिट्री अलायंस बन चुका है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के इन्वेजन के पीछे की सबसे बड़ी वजह नेटो के एक्सपेंशन को ही बताया था। नेटो लगातार एक्सपैंड करते करते रशिया के डोर स्टेप्स तक आ पहुंचा है। जाहिर सी बात है, रशिया इसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट मानता है। पुतिन के अनुसार जब उन्हें यह एश्योरेंस नहीं मिली कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, तो फाइनली उन्होंने यूक्रेन को इन्वेड करने का डिसीजन लिया। व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंडर रखना चाहते हैं। देखिए, नेटो ने एक्सपैंड किया, इससे रशिया ने थ्रेटेंड फील किया और रिस्पॉन्ड किया। फिर इस रिस्पॉन्स को बेसिस बनाकर नेटो ने और एक्सपैंड किया। तो नेटो एक्सपैंड करता है क्योंकि रशिया अग्रेसर है और रशिया अग्रेसर है क्योंकि नेटो एक्सपैंड करता है। खैर, अब सवाल उठता है कि व्हाट्स नेक्स्ट, कि आगे क्या हो सकता है। तो स्वीडन के नेटो ज्वाइन करने से बाल्टिक सी रीजन में नेटो का डोमिनेंस अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए इसे मैप पर समझते हैं। तो यहाँ पर मैप में ब्लू कलर से नेटो मेंबर्स को दिखाया गया है। अभी हम लोग यूरोप पर फोकस करेंगे। ये जो वाटर बॉडी आप देख रहे हैं, ये बाल्टिक सी है। अब देखिए, इसके चारों ओर नेटो मेंबर्स हैं, बस ये कंट्री रह गई थी। ये 2023 का मैप है, जब फिनलैंड ने ज्वाइन किया था। ये कंट्री फिनलैंड है। ये जो कंट्री रह गई थी यही स्वीडन है और अब 2024 में ये भी नेटो का मेंबर बन चुकी है। यहाँ एक और लेबल्ड मैप है, इसमें आपको और क्लियर पिक्चर मिलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाल्टिक सी के अराउंड ये सभी कंट्रीज नेटो के मेंबर्स हैं। ये बस एक छोटी सी टेरिटरी रशिया को बिलोंग करती है। ये रशिया की कलिनिनग्राड एक्सक्लेव है। कलिनिनग्राड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो से आप जान पाएंगे कि कलिनिनग्राड रशिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। रशिया अपनी बाल्टिक फ्लीट को यहां पर रखता है। रशिया के नॉर्दर्न पोर्ट्स फ्रीज होने के कारण ईयर राउंड ऑपरेशनल नहीं होते हैं, जिससे ट्रेड और मिलिट्री मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है। इस तरह की लिमिटेशन रशिया को बाल्टिक सी में फेस नहीं करनी पड़ती है। यहां पर पोर्ट्स आइस फ्री होने के कारण ईयर राउंड ऑपरेशनल रहते हैं, तो इन वार्म वाटर पोर्ट्स की एक्सेस रशिया के लिए काफी क्रूशल है। बाल्टिक सी में अगर ब्लॉकेड होता है तो रशिया की शिपिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटीज नेगेटिवली इफेक्ट होंगी। अब बाल्टिक सी में नेटो की प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। स्वीडन के नेटो ज्वाइन करने के बाद तो हम कह सकते हैं कि बाल्टिक सी की शिपिंग लेन्स पर लगभग पूरी तरह से नेटो का कंट्रोल है। नेटो के पास रीजन में ओवरवेलमिंगली एयर और नेवल सुपीरियोरिटी है। नेटो क्लियरली यहां पर एडवांटेजियस पोजीशन में है। इससे बाल्टिक रीजन में रशिया के लिए अपना कंट्रोल एक्सर्ट करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। स्वीडन को नेटो ज्वाइन करने के बाद अब अपनी डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी, जिसके कारण
स्वीडन को अपनी पब्लिक सर्विसेज और सोशल प्रोग्राम से मनी डाइवर्ट करनी पड़ेगी। नेटो ज्वाइन करने से रशिया और स्वीडन की रिलेशन स्ट्रेंड हो गए हैं। रशिया इस मूव को प्रोवोकेशन के रूप में देख रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज अभी नर्वस हैं क्योंकि उनके द्वारा लगाए गए हार्श इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया की इकोनॉमी को क्रिपल नहीं कर पाए। रशिया उन्हें ओवरकम कर चुका है। यूक्रेन के साथ वॉर की बात करें तो उसमें भी रशिया जीत रहा है। इससे वेस्टर्न कंट्रीज फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो नर्वसनेस या फ्रस्ट्रेशन में यदि रशियन शिप्स का फ्री मूवमेंट थ्रेटन होता है या रीजन में टेंशंस बढ़ती हैं तो नेटो और रशिया के बीच में फुल ब्लोन वॉर होने का रिस्क है। हालांकि अभी के लिए इसकी पॉसिबिलिटी कम है। समय के साथ हमको पता चलेगा कि स्वीडन के नेटो ज्वाइन करने के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं।